नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक समुद्रगुप्त का उल्लेख करेंगे, जो गुप्त डायनेस्टी का एक प्रतापी शासक है। ठीक है, तो एकाएक तो आ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा गुप्त डायनेस्टी के बारे में देख लीजिए कि कैसे गुप्त वंश की नींव जो है 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चलती है, जिसकी स्थापना आप देख रहे होंगे तो महाराज, ठीक है, महाराज श्रीगुप्त ने किया। अगर आप महाराज श्रीगुप्त बोल देते हैं तो उसकी एक उपाधि आप पहले ही याद कर लेते हैं। ठीक है, जिसने 275 ईस्वी में स्टार्ट किया है, और उनकी उपाधि कौन सी है तो महाराज और आधिराज। दो ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और इनसे बिल्कुल नहीं पूछे जाते। उसके बाद इन्हीं का, ठीक है, इन्हीं का जो पुत्र है वो कौन है? इनका पुत्र है चंद्रगुप्त, जो गद्दी पर कब बैठ रहा है? जो गद्दी पर 319 ईस्वी एडी ईस्वी में बैठ रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण डेट है। जैसे ये डेट आप देखिए 319 ईस्वी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस समय गद्दी पे बैठता है, और इसे ही क्या चलाता है? इसे ही कहा गया है गुप्त संवत। क्या है? गुप्त संवत पूछा जाता है। जैसे आपने देखा है 78 ईस्वी में क्या है? 78 ईस्वी में कौन सा संवत है बताइए जल्दी? शक संवत, जो हमारा पंचांग का आधार है। तो इसी प्रकार गुप्त संवत पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, 319 ईस्वी में। इसकी उपाधियां चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये चंद्रगुप्त है, और चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत चलाया है, और इसकी उपाधि कौन सी है तो महाराजा धीराज। देखिए, इसके पिता जो हैं वो किसकी उपाधि धारण की है? महाराज का। और ये है तो किस उपाधि से बैठ रहा है गद्दी पे? महाराजा धीराज के नाम से। ये क्वेश्चन इससे उपाधि से रिलेटेड पूछा जाता है। अब यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि इसी से नींव पड़ेगी किसकी? समुद्रगुप्त की पड़ेगी, इसीलिए इसके शादी का क्रम देखना पड़ेगा। शादी जो है इनकी वो लिच्छवी की राजकुमारी है कुमार देवी, उनसे होती है, और उनका जो पुत्र है, ठीक है, वो आता है कौन? समुद्रगुप्त। कौन है? उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो कौन है? समुद्रगुप्त है, जो आप देख रहे हैं 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक टोटल 40 साल का शासन करेगा। और यह इतना प्रतापी शासक होगा, इतना प्रतापी होगा कि इससे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। उसके पहले आप देख लीजिए कि आखिर में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती कहाँ है? तो इसके बारे में कहीं और जानकारी नहीं मिलती है। मुख्य रूप से इसके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अर्थात प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, आप देखेंगे अगर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप पढ़ लें, उसमें क्या क्या इसकी नीतियाँ, क्या क्या विजय है, किस प्रकार की उपाधियाँ धारण करता था, ये सब पढ़ लें तो इससे रिलेटेड सारे एग्जाम के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट हिस्ट्री। ठीक है, समुद्रगुप्त, इसकी उपाधियां क्या क्या हैं? तो उपाधियां आप देख रहे हैं इतनी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं वो आप ध्यान देंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और अब यहाँ पर देखिए कि अंग्रेज जो वी स्मिथ, ठीक है, इनका नाम क्यों है? क्योंकि भारत का नेपोलियन कहने वाले व्यक्ति कौन है? बी स्मिथ ही हैं। और इनकी जो एक बुक है, किताब है, इन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात को कहा है। तो आप आजकल पेपर में आता है कि भारत का नेपोलियन बी स्मिथ ने अपनी किस किताब में कहा था, तो भी आप बता सकते हैं किसने कहा था? बी स्मिथ ने कहा था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर में। ठीक, अगला देखिएगा यहाँ पे धरणी बंध, अर्थात ये इतना प्रतापी है, इतना प्रतापी है कि कहा जाता है पूरी पृथ्वी को बांध के रख दिया। ठीक है, इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है? धरणी बंध कहा जाता है। अच्छा, ये जो आप देखेंगे बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, वो भी इसकी इतनी वीरता से ही प्रभावित होकर के, इतनी विजय की नीतियां अलग अलग अपना करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने से प्रभावित होकर के क्या कहता है? भारत का नेपोलियन कहता है। ठीक उसी प्रकार देखिए धरणीबंध पूरी पृथ्वी को बांधने वाला। ठीक है, आगे देखिए इसकी एक और उपाधि है पृथिव्याम अप्रतिरथ। पृथिव्याम
अप्रतिरथ है। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथिव्याम प्रथम वीर, अर्थात पृथ्वी पर प्रथम वीर की भी उपाधि इसी की है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्राचीर धर्मबंध की उपाधि भी क्या है, ठीक है, अर्थात इतना प्रतापी है कि ये धर्म को भी क्या है, धर्म को भी समेटने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया है। और उपाधियां इसकी अन्य कौन सी हैं, तो अन्य उपाधियां आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये भी आप देखेंगे। तो पर क्रमांक इसकी अन्य उपाधि है। यहाँ पर देखिए अगली उपाधि लिच्छवी दौहित्र। आप सोच रहे होंगे लिच्छवी दौहित्र क्यों है, इसीलिए इसका बैकग्राउंड आपको डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। तो जब लिच्छवी की राजकुमारी से हुई है शादी, तो इनका नाम क्या है, लिच्छवी दौहित्र, अर्थात लिच्छवी के कन्या से उत्पन्न जो पुत्र है उसे कहा जाता है दौहित्र। तो ये लिच्छवी का दौहित्र है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है, आप ध्यान रखेंगे। क्यों कहते हैं उसका कारण मैंने आपको बता दिया, याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी मुद्राओं पर आप देखेंगे तो इसे किस रूप में दिखाया गया है, तो बीड़ा बजाते हुए, क्या बीड़ा वादक के रूप में दर्शाया गया है। इसी से पता चलता है कि ये बीड़ा बजाता था। और इसे अन्य जो उपाधि इसकी कविराज है। ठीक है, तो कविराज इसकी उपाधि है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इतनी उपाधियां आप देखेंगे तो ये किससे पता चलती हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित हैं, बाकी ये अन्य हैं। ठीक है, तो उपाधियों से जितना क्वेश्चन आएगा आप याद कर लेंगे। ठीक है, कौन सा पूछा जाता है ज़्यादा करके, एक ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखें कि जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मुख्यतः मिलती है। तो क्यों ना प्रयाग प्रशस्ति में देख ले क्या लिखा है किसके इसके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कहाँ था, किसका था, ये सब देख लीजिए। तो आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति जो है, जो प्रयाग में है, वो मुख्य रूप से किसका है, अशोक का शिलालेख है। किसका है, अशोक का है ये लेख। उसके बाद ये मूल रूप से कहाँ पे था, है तो अशोक का, और था कहाँ पे, तो मूल रूप से ये कौशाम्बी में था। ठीक है, जो इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में था। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो आप देखेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में स्थापित है। ठीक है, अर्थात कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और लाया कौन था, लाने वाला कौन था, तो अकबर के शासनकाल में, अकबर के समय में, अकबर के कहने पर जहांगीर ने लाया था। और आप देखेंगे कि जब ये दोनों लोग मिल कर के ला रहे हैं उसके शासनकाल में, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, वहीं से मिलती है। तो अकबर के उसमें उल्लेख अकबर का, जहांगीर के आदेशों का है। और बीरबल एक बंदा बीरबल है, जो आप देखते हैं अकबर के 9 रत्नों में एक हैं। ठीक है, तो इनका भी जिक्र है। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें अशोक से रिलेटेड किसका जिक्र है मुख्य रूप से, तो आप देखेंगे अशोक की जो रानी है, ठीक है, कारुवाकी, उनका जिक्र है। किसका है, अशोक की रानी कारुवाकी का जिक्र है। और उनका जो पुत्र है उनका नाम तीवर है। इन दोनों का उल्लेख है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से रानी कारुवाकी का जिक्र होने के कारण ही प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख। अगर पूछे कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आप एकदम क्लियर आंसर दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति को ही क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक, ये क्लियर रखिएगा। अब इससे रिलेटेड अन्य बातें देख लीजिए कि इसकी भाषा क्या है, लिपि क्या है। तो ये देखेंगे आप, तो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और उसकी लिपि जो है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और भाषा संस्कृत है। और शैली कौन सी है, चंपू। चंपू शैली आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखेंगे। इसमें जिसमें ऐसी शैली जिसमें गद्य व पद्य दोनों में लिखा हो, उसी को कहते हैं चंपू शैली। ओके,
तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अब आप देखेंगे, ठीक है, जैसे अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, ठीक है, आप इस बात को मुझे कमेंट में बताइएगा। उसी प्रकार ये भी महत्वपूर्ण है कि इसे सबसे पहले सफल प्रयास करने वाला व्यक्ति, इसे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो कैप्टन ए ट्रायर हैं। कौन है? कैप्टन ए ट्रायर हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उससे रिलेटेड बनता है। अगला देखिए, इससे रिलेटेड, तो इसमें पाटलिपुत्र का जो जिक्र किया गया है वो किस नाम के लिए किया गया है, तो आप देखेंगे उसका नाम जो है पुष्पनगर है। क्या है? पुष्पनगर। पूछ सकते हैं कि इसमें पाटलिपुत्र का जिक्र किस नाम से है, ठीक है, वो देख लेंगे। अब हम इसको विजय से रिलेटेड पहले पढ़ लें, अन्य कि गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बातें किसका उल्लेख है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए आप फिल्टर करके मैंने अलग लिखा है, ध्यान रखेंगे। इस प्रयाग प्रशस्ति को लिपिबद्ध अर्थात तैयार करने का काम किसने किया है, ठीक है, तो ये हैं हर्षेण, जो समुद्रगुप्त के क्या है, संधि विग्राहक एक पद है, संधि विग्राहक हर्षेण हैं, और यही हर्षेण क्या है, इसको लिपिबद्ध करते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, उसे लिपिबद्ध करते हैं और उसे पूर्ण रूप से लिखवाने का काम, ये आप देखेंगे लिख दिया हूँ मैं, क्योंकि अब तक ये हमेशा पूछा गया है, ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है। मान लीजिए पूछा जाए कि इसे लिखवाने का काम किसे दिया गया था, तो उसे फाइनली उस पर लिखवाने का काम किसको दिया गया था, तो तिलक भट्ट को, अर्थात अंकन तिलक भट्ट ने किया है। इसमें आप देखेंगे ये जरूरी नहीं है, इसमें पूरी टोटल 33 लाइनें हैं, ठीक है। अब एक और गुप्त वंश के एक व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम है ध्रुवभूति, जो गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो भले समुद्रगुप्त से रिलेटेड नहीं आएगा, तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देख लें कि अब इसमें समुद्रगुप्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण विजयों का उल्लेख है। अच्छा, विजय का मतलब ये नहीं, आपको ये नहीं याद रखना है कि कहाँ कहाँ विजय किया, ठीक है, लेकिन एक बात इसमें लिखी गई है कि किस प्रकार ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है, इसकी क्या नीतियाँ थी। तब देखेंगे आप, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाया था, तब जा कर के इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा कर पाया था, ठीक है। तो वही इसके विजय के माध्यम से उसकी नीतियों का उल्लेख इसमें प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। जैसे आर्यावर्त विजय जो इसके पूरे क्षेत्र के मतलब इसके राज्य के बिल्कुल सिंहासन से लगा हुआ जो राज्य थे, उनको क्या करना चाहता था, वो बोला कि हमेशा ये कांटे का काम करेंगे, इसलिए इनको क्या है, पूर्ण रूप से जीत करके मिला लेना चाहिए। तो इन्हें विलय नीति अपनाया, इस पर इन्हें क्या कर लिया, पूर्ण रूप से विलय कर लिया। साथ में देखेंगे दक्षिणावर्त विजय, ठीक है, तो आप देखेंगे दक्षिण में जितनी विजय इसने किया, तो उन्हें अब विलय करने से उससे समस्या होती, तो इसने एक नई नीति अपनाई और कहा कि नहीं, दक्षिण भारत की जो जीत है, ऐसा है, मैं जीत लिया हूँ, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, और फिर स्वतंत्र कर देता था, ठीक है, और राजस्व लेता था। 8वीं के लोगों को जीत करके इन्हें पूर्ण रूप से अपनी सेवा में लगा लिया था। पड़ोसियों के साथ, अन्य पड़ोसियों के साथ इस तरीके से नीति अपनाया था कि ऐसा है, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, बार बार बीच बीच में हाजिरी लगा करके चले जाया करिए और राजस्व देते रहा करिए बराबर। विदेशियों के साथ आराम से विनयपूर्ण नीतियों का इसमें उल्लेख है। तो इस प्रकार आप समुद्रगुप्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें पढ़ लिया, खास करके इसे उपाधियाँ, और उपाधियों के अलावा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 ही सेगमेंट हैं, एक उपाधियों से पूछे जाएंगे, इसमें से मैंने बता दिया, ये आप रट लीजिएगा, और यहाँ पे इनका नाम आप अगर रट लेते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा। अन्य बातें जो नोट करके मैंने लिखा है, तो आप देखेंगे ये व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किया था, तो एक सिक्के का भी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि टॉपिक मेंशन रहती है तो आपको ज़रूरी है याद रखना चाहिए। तो ये व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाया था। और वसुबंध जो है, ये एक बौद्ध विद्वान है। इन बौद्ध विद्वान को संरक्षक देने वाला कौन है, यही बंदा था, ठीक है, अर्थात समुद्रगुप्त है, ठीक है। ये व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाता है। आप जब देखेंगे चंद्रगुप्त को, तो ये किस प्रकार के चलाएगा, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, इसको समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी बातें आप टू द पॉइंट में डिस्कस कर लिए।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताया करिए कि हाँ कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है या फिर क्या कमी है उसमें कमेंट ज़रूर किया करिए। ओके, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।